Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908 and this video is the 26th part। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा। अब आते हैं बात की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है लीगल सेटअप और इक्विटेबल जो है सेटअप उसके लिए बात करेंगे, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमारे एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सेटअप यानी जो है हिंदी में जिसे मुजरा कहते हैं, तो इसका क्या प्रोविजंस है, उसके लिए क्या जो है सीपीसी में दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं। देखिए सेटअप जो मुजरा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिसाधन भी कहते हैं। प्रतिसाधन भी एक हिंदी वर्ड है जो कि सेटअप की बात करता है, मुजरा भी किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, पहला है लीगल सेटअप और दूसरा है इक्विटेबल सेटअप। अब देखिए इनकी जो है प्रोविजंस कहाँ दी है उसको देखते हैं। देखिए लीगल सेटअप जो है इट इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 8 रूल 6, यानी ये ऑर्डर 8 और रूल 6 में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और अब दूसरी बात आती है कि लीगल सेटअप है ये किस लिए लाया जाता है, तो द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, यानी ये कब लाया जाता है, यानी सूट फॉर कोई रिकवरी ऑफ मनी, धन के यानी कि रिकवरी के लिए, धन के जो है उसको पैसे को निकालने के लिए जो है वापस लेने के लिए जो है सूट दाखिल किया था, उसमें लीगल सेटअप लाया जाता है। और लीगल सेटअप की जो अमाउंट होती है, अमाउंट इज फिक्स्ड, यानी अमाउंट कैसी होगी, फिक्स्ड अमाउंट होगी। ठीक है, सच अमाउंट बी लीगली रिकवर्ड बाय डिफेंडेंट, और जो सेटअप की अमाउंट है वो विधिक रूप से किसके द्वारा रिकवर की जाएगी, डिफेंडेंट के द्वारा। देखिए एक मनी रिकवरी सूट एक प्लेंटिफ लेके आता है, तो उसके जवाब में अगर अपना कोई दावा करता है कि भाई मैंने भी आपको इतने रुपए दिए थे, तो वो रुपए जो उस मेन मुख्य जो मनी रिकवरी सूट के अमाउंट से उतने पैसे कट कर लिए जाते हैं। ये एक चीज़ याद रखिए, ये कभी भी जो सेटअप है लीगल सेटअप, इसकी अमाउंट जो मनी रिकवरी सूट की अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम ही होगी। ठीक है, तो ये डिफेंडेंट के द्वारा लेके आया जाता है। सच क्लेम शुड अराइज बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अंडर द सेम रिलेशनशिप, यानी एक ही रिलेशनशिप व्यवहार में यहाँ पर जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ऐसी जो है क्लेम यानी दावा उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, बोथ पार्टीज विल हैव द सेम स्टेटस एज इन द प्लेंटिफ सूट, और दोनों का स्टेटस कैसा होगा, सेम स्टेटस होगा प्लेंटिफ सूट में। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लेम शुड नॉट बी रिलेशन टू एन अमाउंट एक्सीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पिक्यूलियर जुडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, यानी जो दावा किया जाएगा उसकी जो धन की मात्रा होगी वो उस न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं होगी। ठीक है, पिक्यूलियर जुडिक्शन जो न्यायालय का होगा उससे अधिक नहीं होगा दोनों का क्लेम। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। बाकी कोर्ट फीस इज पेबल, यानी जो न्यायालय शुल्क है, न्याय शुल्क, वो कोर्ट फीस यहाँ पर लीगल सेटअप में देनी होगी। अब बात करते हैं, देखिए लीगल सेटअप का जो प्रोविजन याद कर लीजिए, ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया हुआ है। ठीक है, और जबकि इक्विटेबल जो सेटअप है इसका जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 20 रूल 19 की क्लॉज 3 में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इन दिस द अमाउंट इज अनसर्टेन। देखिए जो लीगल सेटअप है इसमें अमाउंट कैसी होती है, इसमें अमाउंट जो होगी वो एक फिक्स अमाउंट है, जबकि यानी सर्टेन अमाउंट है, जबकि इक्विटेबल जो सेटअप है इसमें अमाउंट अनसर्टेन होती है। ठीक है, इन दिस काउंटर क्लेम मस्ट बी द सेम ट्रांजिशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ जो देखेंगे तो उनके संबंध, रिलेशनशिप संबंध होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और यहाँ पर क्या है, सेम ट्रांजेक्शन, सेम अंतरण के थ्रू यहाँ पर होना चाहिए। देखिए संबंध और अंतरण में थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू डिटरमाइन दैम। ठीक है, और यहाँ पर न्यायालय जो है वो इसको विनिश्चय करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए अनसर्टेन अमाउंट है तो इसलिए भी, और यहाँ पे नो कोर्ट फीस हैज़ टू बी पेड इन दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि सीधी बात है इन दिस मैटर में, इस मैटर में जो है कोर्ट फीस जो है पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कोर्ट फीस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर डिफरेंसेस जो है कि लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप में। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि ये ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया है, मनी संबंधी होना चाहिए। दूसरा जो है फिक्स्ड जो है यहाँ पर अमाउंट मांगी जानी चाहिए, और जो है बाकी डिफेंडेंट के द्वारा दोनों में ही होता है। और यहाँ पर ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 3 में दिया है, अनसर्टेन अमाउंट होती है, मनी संबंधी के सिवा और भी ट्रांजेक्शन इसमें हो सकते हैं, और कोर्ट यहाँ पर इसको डिटरमाइन करने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट फीस लगती है, यहाँ पर कोर्ट फीस नहीं लगती है इक्विटेबल सेटअप में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपने एमसीक्यूज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹25 लाख द डिफेंडेंट फाइल इट्स WES and plead that it does not owe any money from the plaintiff, but in fact he is entitled to recover
sum of rupees 40 lakh from the plaintiff. The defendant, however, does not file any counter affidavit, and can the defendant file the counter claim at subsequent stage in a suit or file a fresh suit seeking a recovery of rupees 40 लाख। देखिए इस केस में, इस क्वेश्चन में सिंपल सी एक बात कही गई है कि एक सूट लेके आया था प्लेंटिफ के द्वारा जिसमें कि वो 25 लाख रुपए का दावा करता है और डिफेंडेंट WS लगाता है और ये कहता है कि जो प्लेंटिफ का मेरे ऊपर कोई 25 लाख रुपए नहीं है, मैं किसी भी 25 लाख रुपए देने के लिए दायी नहीं हूँ, जबकि मेरा जो है 40 लाख रुपए जो है प्लेंटिफ के ऊपर बाकी है और मैं उसको लेने के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी हूँ। तो परंतु एक चीज़ है कि इसको इस WS के साथ में वो काउंटर क्लेम दाखिल नहीं करता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या डिफेंडेंट जो है प्रतिवादी काउंटर क्लेम जो है WS के बाद भी काउंटर क्लेम कर सकता है या फिर जो है क्या वो फ्रेश सूट ला सकता है इस बात के बाद? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो डिफेंडेंट है वो क्या है कि कंप्लीशन ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ पार्टी, जब तक कि एविडेंस जो है कंप्लीट नहीं हो जाते दोनों पक्ष के, तब तक जो है काउंटर क्लेम कर सकता है इस बाद में, या फिर जो है एक जजमेंट रिजर्व नहीं हो जाता, यानी जजमेंट जो है रिजर्व कर लेता है कोर्ट, रिजर्व करने से पूर्व भी वो काउंटर क्लेम कर सकता है, और या फिर जो है वो एक फ्रेश सूट भी ला सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, डिफेंडेंट कैन फाइल बोथ आइदर काउंटर क्लेम और अ सूट। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए काउंटर यहाँ पर इसी मामले में इसका जो प्लेंटिफ का वाद खारिज हो जाता है तो क्या काउंटर क्लेम मेंटेनेबल होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर ऑर्डर 8 रूल 6D देखिए, अगर ऑर्डर 8 रूल 6D देखेंगे तो यहाँ पर अगर जो है सूट प्लेंटिफ का स्टे हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है या डिसमिस हो जाता है, तब भी जो है काउंटर क्लेम की प्रोसीडिंग आगे चलाई जा सकती है। यानी अगर प्लेंटिफ का सूट इस केस में डिसमिस कर दिया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा डिसमिस हो जाता है या स्टे हो जा रहा है, तो तब भी जो है काउंटर क्लेम की प्रोसीडिंग आगे चलाई जा सकती है। और ये चीज़ कहाँ दी है? क्लियरली जो है ऑर्डर 8 रूल 6D में बताई गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 382, विच प्रोविजन स्पेसिफिकली इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट in case the defendant failed to file written statement and subsequent pleading। देखिए रिटन स्टेटमेंट कहाँ दिया है? ऑर्डर 8 रूल 1 में, और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कहाँ दी है? ऑर्डर 8 रूल 9 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखिए पूछा गया, यानी कौन सा प्रोविजन है कि जब न्यायालय जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है अगर यहाँ पर डिफेंडेंट जो है WS या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 10 में न्यायालय जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच जजमेंट डिक्री शैल बी ड्रॉन अप, यानी कि ड्रॉन अप डिक्री जो है वो बनाई जा सकती है, तैयार की जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब डिफेंडेंट WS नहीं लगाता या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं दाखिल करता है तो ऑर्डर 8 रूल 10 में कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है और जजमेंट के बेसिस पे डिग्री तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ डिफेंडेंट फेल टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, सो क्लियर है यहाँ पे कोर्ट में पास जजमेंट अगेंस्ट हिम। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। देखिए यहाँ पर जो अगर ऑर्डर 8 रूल 10 में ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है? मैंडेटरी नहीं है कि जो है न्यायालय जजमेंट दे ही। ठीक है, सो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये न्यायालय के विवेक अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द प्लेंटिफ अपीयर एंड डिफेंडेंट फेल टू फाइल रिटन स्टेटमेंट डिस्पाइट सर्विस द कोर्ट। वही सिंपल सा है कि जब न्यायालय जो है देखता है कि डिफेंडेंट फेल हो जाता है यहाँ पर WS दाखिल करने के लिए या फिर जो है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के लिए, प्लीडिंग के लिए, जो कि ऑर्डर 8 रूल 9 में दी है, तो फिर न्यायालय यहाँ पर जजमेंट दे सकता है। या फिर क्या करेगा? तो न्यायालय क्या कर सकता है? मे आइदर रिक्वायर प्लेंटिफ टू प्रूव इट्स केस। न्यायालय क्या करेगा? प्लेंटिफ को बुला सकता है कि आप अपने केस को साबित कर दें, क्योंकि डिफेंडेंट आ नहीं रहा है वहाँ पे देने के लिए केस, बाय लीडिंग एविडेंस और प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस। और उसके बाद जो है या देखिए पहला तो एविडेंस मंगा लेगा लीडिंग क्वेश्चन के बेसिस पे भी, और उसके बाद क्या जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो डिफेंडेंट वहाँ पर जो अगर नहीं भी है तो नेचर ऑफ द केस के अनुसार जो है उसके अगेंस्ट में यानी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोर्ट जो है वो जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट द कोर्ट कैन डू व्हेन नाइदर पार्टी अपीयर
व्हेन इट इज़ कॉल्ड फॉर हियरिंग, यानी कि जब न्यायालय जो है पक्षकारों को बुलाता है हियरिंग के लिए और कोई भी पक्षकार जो है वो न्यायालय में पेश नहीं होता है। अगर दोनों पक्षकार न्यायालय में पेश नहीं होंगे, बोथ पार्टीज आर नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर हियरिंग, सो इन दैट टाइम द कोर्ट कैन डिसमिस दैट सूट, सो इट इज़ अ डिसमिसल ऑफ सूट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, इट इज़ जो है DDB से कहते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट, ठीक है। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर रूल 3 ऑर्डर 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो देखिए अगर जो है डिसमिसल ऑफ सूट जो है कहाँ पे दिया गया, क्लियरली ऑर्डर 3 रूल 9 में CPC के। तो इसमें जो है क्या होगा, तो क्लियर है यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो है डज नॉट बार द फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी यहाँ पर जो है प्लेंटिफ को नहीं रोका जाएगा कि वो उसी मामले में एक नया वाद लाने से, क्योंकि क्यों नहीं रोका जाए, क्योंकि ये सूट जो है दो यानी डिफेंडेंट और जो है प्लेंटिफ के नॉन अपीयरेंस की बेस से जजमेंट हुआ है, DD हुआ है, तो DD के मामले में एक फ्रेश सूट ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर या तो फ्रेश सूट लाते हैं या फिर क्या करते हैं, रेस्टोरेशन की एक एप्लीकेशन पड़ती है उसको रिस्टोर कराने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये चीज़ कहाँ दी गई है, ये दिया है ऑर्डर 9 रूल 4। ऑर्डर 9 रूल 4 देखेंगे तो प्लेंटिफ में ब्रिंग सूट और कोर्ट में रिस्टोर टू फाइल, यानी जहाँ पर रूल 2 और रूल 3 के तहत यहाँ पर जो है डिसमिस हो जाता है सूट, तो ऐसे में या तो प्लेंटिफ फ्रेश सूट ले आएगा या कोर्ट जो है वो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन के आधार पर केस को रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। ये हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि कोर्ट में एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी पार्टी नहीं आती है तो न्यायालय क्या करता है, केस को DD कर देता है। जब DD कर देता है तो उसमें एक टाइम लिमिट दी होती है, जनरली 1 मंथ की टाइम लिमिट होती है। तो 1 मंथ की टाइम के अंदर अगर जो है पार्टी आकर अपना जो है रेस्टोरेशन एप्लीकेशन डालती हैं तो केस जो है वो रिस्टोर हो जाता है। अगर 1 मंथ के बाद होता है तो डिले एप्लीकेशन के साथ भी कोर्ट जो है फिर वहाँ पर कोर्ट का विवेकाधिकार होता है, वो डिले एप्लीकेशन में जो ग्राउंड दिए उनको जो है सुनते हुए तब रिस्टोर करता है केस को, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड, द प्लेंटिफ इज बार्ड फ्रॉम फाइलिंग फ्रेश सूट। तो बिल्कुल बार्ड नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने बताया ऑर्डर 9 रूल 4 में दिया हुआ है, वहाँ से ओनली रेमेडी द प्लेंटिफ टू सीक सेटिंग असाइड ऑफ अदर ऑर्डर, ओनली रेमेडी टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल, ठीक है, असाइड यानी जो है सेट द डिसमिसल असाइड, यानी या तो देखिए ये इसमें ऑप्शन डी सही है। क्लियर सी बात है कि अगर प्लेंटिफ जो है अगर उसका सूट जो है ऑर्डर 2 या ऑर्डर 9 के रूल 2 और रूल 3 में जो है डिसमिस हो गया है तो वो अपने फ्रेश सूट ला सकता है या फिर जो है रेस्टोरेशन के लिए जो है कोर्ट एप्लीकेशन देगा और कोर्ट उसको रिस्टोर करेगा, ठीक है। तो यानी जो डिसमिसल जो ऑर्डर हुआ उसको सेट असाइड कराने के लिए तो या तो फ्रेश सूट लाएगा या रिस्टोर करेगा, दोनों ही चीज़ें दी है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 389, अ सूट कैन बी डिसमिस्ड इन डिफ़ॉल्ट, यानी सूट जो है कब डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो देखिए अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 में बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, यानी कि जब प्लेंटिफ सूट लाता है और एक सम्मन जो है वो डिफेंडेंट को दिए जाते हैं, उनकी तामीली के लिए कुछ खर्च जो है न्यायालय में जमा करना होता है, अगर वो प्लेंटिफ जो है वो नहीं जमा करता है यानी सम्मन की तामील नहीं हो पाती है तो यहाँ पर सूट जो है डिसमिस हो जाता है, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट। और ये कहाँ होता है, ये होता है ऑर्डर 9 रूल 4 में। सेकेंड थिंग देखते हैं, ऑर्डर 9 रूल 3, बिल्कुल अगर दोनों ही पार्टी न्यायालय में जो है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग में है, बिफोर द कोर्ट अपीयर नहीं होती हैं, तब भी सूट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ये भी ठीक है। ये भी दिया है ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत, तो बिल्कुल 1 एंड यानी ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड देख लेते हैं, ऑर्डर 9 रूल 8। देखिए ऑर्डर 9 रूल 8 में क्या है कि जब डिफेंडेंट न्यायालय में अपीयर होता है और प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, जब डिफेंडेंट न्यायालय में अपीयर है प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, सूट को डिसमिस कर देता है, और सिवाय अगर डिफेंडेंट एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, सो इन दैट टाइम जो है उसके जो है एक तरीके से उनके कन्फेशन के आधार पर जो है न्यायालय जजमेंट दे सकता है, यानी डिसमिस यहाँ भी हो जाता है अगर वो उसके क्लेम को स्वीकार नहीं करता है और क्लेम को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय उसके बेसिस पे जजमेंट देता है। जो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट की बात है यानी DD की बात है, तो वो यहाँ पर 1 A एंड B हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ A कर लेते हैं, A एंड B, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन इज परमिसेबल। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश सूट जो है वो परमिसेबल है, और वो कहाँ पे दिया है, द वेयर द सूट इज डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 3, यानी अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 में जहाँ पर अगर दोनों ही पार्टी न्यायालय में पेश नहीं हो पाती हैं ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, सो द कोर्ट ने डिसमिस द सूट, सो इन दैट टाइम फ्रेश सूट में बी परमिसेबल। सो आंसर यार हेयर ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें आते हैं कि ये चीज़ क्लियरली प्रोनाउंस कहाँ है। देखिए अगर हम लोग देखें तो रूल 2 और रूल 3 इन दोनों में ही जो है अगर डिसमिस हो जाता है तो फ्रेश सूट भी दाखिल किया जा सकता है, ठीक। और ये चीज़ कहाँ बताई गई है, सो ऑर्डर 9 रूल 4 में कहा गया है, ठीक है। यहाँ डिसमिस हो जाता है तो यहाँ रिस्टोर होने की पावर भी दी गई है कि द प्लेंटिव में फ्रेश सूट फाइल कर सकता है या कोर्ट में रिस्टोर द जो है सूट टू फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अ कोर्ट में पास अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 CPC a suit where neither plaintiff nor defendant appear on fixed day of hearing। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पर जो ऑर्डर कोर्ट की है क्या ऑर्डर दे सकता है, तो यहाँ पर क्लियर है कि ऑर्डर 9 रूल 3 में यानी कोई भी पक्षकार जब न्यायालय में पेश नहीं होता है तो ना ही प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट जो फिक्स डेट की उस पर, तो क्या होगा, सो क्लियरली यहाँ पर जो है डिसमिसल ऑफ सूट, सो आंसर यार ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद उसको रिस्टोर या फ्रेश सूट की बात जो है वो आगे कही गई है, ठीक है। देखते हैं, अ फ्रेश सूट ऑन दी सेम कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट बार्ड व्हेन, ठीक है। तो यानी फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे लाया जा सकता है जबकि जो हमारा केस जो है वो डिसमिस हो चुका है। तो ये चीज़ कहाँ कब कब लाया जा सकता है, तो रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में अगर रिजेक्ट हो जाता है, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में अगर रिजेक्ट होता है तब ला के ले सकते हैं। देखिए ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया पिछले वीडियोस में, आप इसको जरूर देखिएगा। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के आधार वहाँ पे ग्राउंड्स दिए हैं, उन पे अगर हो जाता है तब जो है नया सूट लाने के लिए नहीं रोका गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। डिसमिस अंडर ऑर्डर 9 रूल 2, अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 सम्मन की तामील नहीं हो पा रही है, न्याय शुल्क नहीं जमा किया वहाँ पे तामीले का, तो डिसमिस हो जाता है, तब भी नया सूट लाने से नहीं रोका गया, नया सूट ला सकते हैं। डिसमिस अंडर ऑर्डर 9 रूल 3, दोनों ही पक्षकार न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं, तब भी जो है नया सूट लाने से नहीं रोका गया है, और क्लियरली कहाँ पे है, ऑर्डर 9 रूल 4 में, ठीक। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आइदर A, B और C, सो आंसर यार ऑप्शन D। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्ली ऑफ डिमरर मीन्स दैट, द प्ली ऑफ डिमरर मीन्स दैट क्या होगा, द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि ऐसा प्लेंट जिसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज ऑफ नहीं किया गया। तो इस आधार पे क्या होता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 में नहीं क्लियरली जो कहा गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो ये भी एक उसका ग्राउंड है। अगर आपने प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज ऑफ नहीं किया है तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो रिजेक्शन हो जाता है। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, प्ली ऑफ डिमरर मीन्स द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन, सो आंसर हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर समवन टू द डिफेंडेंट इज रिटर्न अनसर्व्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 of CPC, the plaintiff has to apply the issuance of fresh summon to the defendant within। देखिए जहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 5 में जो है सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सम्मन सर्व किए गए मगर प्लेंटिफ को सक्सेसफुली डिफेंडेंट को सक्सेसफुली सर्व नहीं हो पाए, तो प्लेंटिफ नए सम्मन जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, यानी इशू करवा सकता है। तो नए सम्मन कहाँ इशू कितने दिन के अंदर करा सकता है, 7 days ऑफ दी रिटर्न, यानी जो सम्मन वापस आए हैं उसके 7 दिन के अंदर, ठीक है। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सूट मे बी डिसमिस वेयर आफ्टर सम्मन हैज़ बीन इशूज टू द डिफेंडेंट एंड रिटर्न अनसर्व द प्लेंटिफ फेल टू अप्लाई फॉर फ्रेश सम्मन ऑफ पीरियड ऑफ 7 days। देखिए यहाँ पर सूट जो है तब भी डिसमिस हो सकता है जब क्या है कि सम्मन भेजे गए सम्मन परंतु जो है डिफेंडेंट को नहीं प्राप्त हुए, तो 7 दिन के अंदर पुनः सम्मन भेजने चाहिए, ठीक है, प्लेंटिफ के द्वारा, परंतु जो है वो सम्मन द्वारा उसने सर्व नहीं कराए, तो इस ग्राउंड पर भी जो है उसका सूट जो है वो डिसमिस हो सकता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। देखिए एक चीज़ और है, यानी ऑर्डर 9 रूल 2 को देखेंगे तो वहाँ भी सम्मन की ही प्रॉब्लम है वहाँ पे, परंतु वहाँ ये है कि सम्मन के लिए जो शुल्क है वो जमा नहीं करता है या उस तरीके से तब सम्मन नहीं सर्व होते हैं, तब भी जो है वो सूट जो है वहाँ पर उसका डिसमिस हो जाता है। ठीक है। इसी के साथ आज के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ अपने जो एडवाइस है या भी कोई सजेशन है हमारे लिए जिससे कि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सके, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।